गुड मॉर्निंग बच्चों। अभी जो क्लास फिफ्थ पास करके सिक्स्थ में आए हो आप लोग, आपको एक नया सब्जेक्ट आपके सिलेबस में पढ़ना है, सोशल स्टडीज़, जिसमें तीन अलग अलग बुक आपके पास आई होंगी। एक बुक तो आपकी है हिस्ट्री की, एक ज्योग्राफी और एक सिविक्स। तो हिस्ट्री हम आज शुरुआत करेंगे, फर्स्ट लेसन। तो बिफोर वी स्टार्ट विद दिस लेसन, let me give you a little introduction of what is history. So in simple words, now you all must be around, let us say, 5, 12 years old. So if I ask you when were you born, so you will tell me the date that is that has happened in the past. आपका जन्म होके 12 साल हो गए हैं, तो यू हैव, इट इज़ अ हिस्ट्री। फिर अगर इफ़ आई आस्क यू आपके ग्रैंडफादर कौन थे, उनके ग्रैंडफादर कौन थे, क्या हुआ था, तो जब हम पास्ट में जाते हैं, हम कुछ चीज़ों की जानकारी पास्ट से लेते हैं, तो हम उसको हिस्ट्री बोलते हैं। और हिंदी में इस विषय का नाम है, सब्जेक्ट का, इतिहास। आप जहाँ भी रहते हैं, आपके आसपास आपका सिटी है, सिटी में कुछ मॉन्यूमेंट्स हैं, पुरानी बिल्डिंग्स हैं, चर्च हो सकते हैं, मॉस्क हो सकती है, कुछ टेम्पल्स हो सकते हैं। किसी किसी के सिटी में तो फोर्ट भी होते हैं पुराने। जो लोग दिल्ली में रहते होंगे, या वहाँ लाल किला वगैरह, आपने ताजमहल, मॉन्यूमेंट्स आजकल टीवी में भी आप लोगों को दिखते हैं। सो यू माइट बी वंडरिंग, यू माइट बी सरप्राइज्ड, when were these all buildings were constructed and who were the people, those who built this, and what was their use, क्यों बनाई गई होंगी। तो इन सभी चीज़ों की जानकारी आपको हिस्ट्री से मिलती है। अभी आप लोग अपने स्कूल में फिफ्थ क्लास तक आपने देखा है, यू मस्ट बी सेलिब्रेटिंग लॉट्स ऑफ फेस्टिवल्स, नेशनल फेस्टिवल्स लाइक इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे, likewise, and some of the other festivals, religious festivals we are celebrating. We celebrate some birthdays of the great people also. So इंडिपेंडेंस डे, इफ़ वी टॉक अबाउट वाई डू वी सेलिब्रेट, तो आपको इसके बारे में भी जानकारी हिस्ट्री से ही मिलती है। तो ये हिस्ट्री इसको बोलते हैं। तो हम पहला चैप्टर आपका शुरू करते हैं, व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। क्या हुआ, कहाँ पे हुआ, कैसे हुआ और कब हुआ, ये हम इस चैप्टर में जानने की कोशिश करेंगे। सो देयर इज अ गर्ल रशीदा, रशीदाज क्वेश्चन, उसका कोई क्वेश्चन है। रशीदा sat reading the newspaper. Suddenly her eyes fell on a small headline, 100 years ago. How she wondered, could anyone know what had happened so many years ago? तो वो न्यूज़पेपर पढ़ रही थी, उसमें कुछ लिखा हुआ था कि 100 साल पहले। तो फिर उसको लगा कि 100 साल पहले की बात जो है, मैं कैसे जान पाऊंगी, या कैसे जान सकते हैं हम लोग कि पहले क्या हुआ था। फाइंडिंग आउट व्हाट हैपेंड। Yesterday you could listen to the radio, watch television, read a newspaper. तो जब हम कोशिश करते हैं पहली बात जानने की, तो कल की बात कैसे जान सकते हैं हम? या तो हम रेडियो सुन सकते हैं, या टेलीविज़न देख सकते हैं, या न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं। लास्ट ईयर आस्क समबडी हु रिमेंबर्स, पिछले साल क्या हुआ था। हमें ऐसे आदमी से पूछना पड़ेगा जो, जिसकी याददाश्त अच्छी हो, जो याद रख सकता है चीज़ों को। But what about long, long ago? Let us see how it can be done. लेकिन बहुत साल पहले, 100 साल, 200 साल, 1000 साल, 10,000 साल पहले अगर कुछ हुआ है, तो हम कैसे जान सकते हैं? देखते हैं कैसे जानेंगे। What can we know about the past? There are several things we can find out: what people ate, the kind of clothes they wore, the houses in which they lived. We can find out about the lives of hunters, herders, farmers, rulers, merchants, priests, craftspersons, artists, musicians, and scientists. We can also find out about the games children played, the stories they heard, the plays they saw, the songs they sang.
तो पास्ट के जानने के लिए क्या क्या चीज़ हमको जाननी पड़ती हैं कि किस तरीके के कपड़े लोग पहनते थे, किस तरीके का खाना खाते थे, किस तरीके के घरों में रहते थे। एंड वी ऑल्सो कैन नो द व्हाट काइंड ऑफ पीपल यूज टू बी। एंड जैसे हंटर्स, शिकारी लोग थे, हर्डर्स जो घूम घूम के रहते थे, आज यहाँ कल वहाँ। फार्मर्स, किसान लोग थे, रूलर्स, राजा थे, मर्चेंट्स, व्यापारी लोग थे, बिजनेस पीपल, प्रीस्ट्स जो ये कुछ रिलीजियस सेरेमनीज कंडक्ट करते थे, क्राफ्ट पर्सन्स अलग अलग जो काम करते थे, हैंडीक्राफ्ट वाले लोग, आर्टिस्ट्स, सिंगर्स, डांसर्स, पेंटर्स, ये सब लोग, म्यूजिशियंस जो थे, साइंटिस्ट, इन ये लोग कौन थे और क्या करते थे। फिर बच्चों के बारे में भी कुछ बात की गई है कि कौन से गेम्स थे, बच्चे क्या खेलते थे उस समय, कौन सी स्टोरी सुनते थे, क्या वो देखते थे, किस तरीके के ड्रामा और कौन से गाने वो गाया करते थे। वेयर डिड पीपल लिव, सबसे बड़ी फिर इसमें बात है कि लोग कहाँ रहते होंगे। अभी जैसे सिटी है, थे पहले, जैसे आज सिटी है ऐसे ही थे, जैसे आज रोड्स हैं, घर हैं, फ्लैट्स हैं, क्या ऐसा था पहले, तो वो पता चलेगा। फाइंड द रियर नर्मदा ऑन मैप 1 पेज 2 पे है। पीपल हैव लिव्ड लॉन्ग अलोंग द बैंक्स ऑफ द रिवर फॉर सेवरल 100,000 ईयर्स। सम ऑफ द अर्लीस्ट पीपल हु लिव्ड हियर वर स्किल्ड गैदरर्स। तो बताया गया है कि जो ज़्यादातर लोग उस समय रहते थे पुराने टाइम में नदियों के किनारे पे रहते थे, और वो गैदरर्स मने दे यूज टू गैदर देयर फूड फ्रॉम द देयर सराउंडिंग्स, घूम घूम के अपना खाना इकट्ठा करते थे। दैट इज पीपल हु गैदर्ड देयर फूड, दे न्यू about the vast wealth of plants in the surrounding forest and collected roots, fruits and other forest produce for their food। तो इनको जो है, जो आसपास जो प्लांट्स उगते हैं उनकी बहुत ज़्यादा जानकारी थी। वो उनकी उन जंगलों में जाके उनकी रूट्स, जड़, उनके फल और दूसरी चीज़ें इकट्ठा करते थे और उनसे अपने खाने पीने का काम चलाया करते थे। दे ऑल्सो हंटेड एनिमल्स। Now find the Suleiman and Kirthar hills to the northwest, some of the areas where women and men first began to grow crops such as wheat and barley about 8,000 years ago। तो अभी इन्होंने बात की है, ये जो अगर हम मैप देखते हैं तो पहले तो नर्मदा नदी इन्होंने हम लोग को देखने के लिए बोली थी, मध्य प्रदेश में से बहती है। उसके बाद किरथर हिल्स, ये अभी एरिया ये पाकिस्तान में चला गया है। यहाँ पे बताया गया है कि 8,000 साल पहले इन्होंने जो है खेती करना सीख लिया था। पीपल ऑल्सो बिगन रेयरिंग एनिमल्स लाइक शीप, गोट एंड कैटल एंड लिव्ड इन विलेजेस। ये भी बताया गया है कि उन्होंने कुछ जानवर पालने शुरू किए थे, जैसे भेड़, बकरी, गाय वगैरह, और गांव में रहते थे। लोकेट द गारो हिल्स टू द नॉर्थ ईस्ट एंड द विंध्याज इन सेंट्रल इंडिया। These were some of the other areas where agriculture developed. The places where rice was first grown are to the north of the Vindhyas। इसी मैप में आपको फिर और जगह देखनी है। गारो हिल्स जो हमारी इधर मेघालय की तरफ पड़ती है, नॉर्थ ईस्ट जो हमारा साइड है, और विंध्याज इन द सेंट्रल इंडिया, जहाँ पे हमारा मध्य प्रदेश है राज्य, वहाँ सेंट्रल इंडिया एरिया जिसको बोलते हैं, यहाँ पे खेती होनी शुरू हुई थी। द प्लेसेस वेयर राइस वाज फर्स्ट ग्रोन आर टू द नॉर्थ ऑफ विंध्याज। तो विंध्य नॉर्थ की तरफ, मतलब जो आज की डेट में अगर आप बोलते हैं छत्तीसगढ़ का जो इलाका है, वहाँ पे चावल की खेती होनी शुरू हुई थी। ट्रेस द रिवर इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। ट्रिब्यूटरी आर द स्मॉल रिवर्स जिनका पानी आगे बड़ी रिवर में मिलता है, उसको ट्रिब्यूटरी बोलते हैं। About 4,700 years ago, some of the earliest cities flourished on the banks of these rivers. Later, about 2,500 years ago, cities developed on the banks of the Ganga and its tributaries and along the sea coasts। तो अभी बताया इसमें रिवर इंडस देखने के लिए बोला है, तो उसके किनारे पे हमारी एंशियंट एक सिविलाइजेशन डेवलप हुई थी, इंडस वैली सिविलाइजेशन, विच यू विल रीड इन योर लेटर चैप्टर्स। तो ये अभी पाकिस्तान में बहती है। तो वहाँ
4700 ईयर्स अगो आज से एक कोई सिविलाइजेशन लोगों ने रहना शुरू कर दिया था, सिटी वहाँ पे बसे हुए थे। उसके बाद अगर गंगा नदी की जो हमारे देश में बहती हैं उनकी बात करते हैं तो यहाँ करीब 2500 ईयर्स पहले से सिटी बस चुके थे। और इसके अलावा कुछ सिटीज़ जो है जो समुद्र जो हमारे सी कोस्ट है उसके भी किनारों पे बस चुके थे। लोकेट द गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरी कॉल्ड द सोन। तो ट्रिब्यूटरी, एज यू ऑलरेडी अवेयर दैट स्मॉल रिवर विच एम्प्टी इट्स वाटर इनटू द बिगर रिवर। तो सोन एक नदी है जो गंगा जी की ट्रिब्यूटरी है। उसके किनारे पे अगर हम देखते हैं, in ancient times the area along these rivers to the south of the Ganga was known as Magad, now laying in the state of Bihar। तो मगध नाम का एक बहुत बड़ा स्टेट गंगा नदी के किनारे में था जो कि आजकल बिहार राज्य में है। Its rulers were very powerful and set up a large kingdom. Kingdoms were set up in other parts of the country as well। तो यहाँ के जो राजा थे बहुत शक्तिशाली थे और उन्होंने एक बहुत बड़े साम्राज्य की स्थापना की थी और दूसरी जगह भी ये साम्राज्य बने। Throughout people traveled from one part of the subcontinent to another. The hills and high mountains, including the Himalayas, deserts, rivers and seas, made journeys dangerous at times but never impossible। तो बताया गया है कि किस तरीके से लोग एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते थे। पहाड़ में से बड़े बड़े जो है जंगलों में से गुजरते थे, हिमालय था, डेजर्ट रेगिस्तान था, नदियाँ पार करनी पड़ती थी और समुद्र थे जिससे कि सफ़र बहुत ज़्यादा कभी कभी खतरनाक भी हो जाया करता था, लेकिन चलते रहे लोग फिर भी। सो मैन एंड वुमेन मूव्ड इन सर्च ऑफ लाइवलीहुड एज ऑल्सो टू एस्केप फ्रॉम नेचुरल डिजास्टर्स लाइक फ्लड और ड्रॉट्स। तो सब लोग चलते रहते थे, एक तो अपने जो है भोजन की तलाश में और दूसरा जो कुछ नेचुरल डिजास्टर जैसे कहीं पे सूखा पड़ गया, बाढ़ आ गई, उनसे बचने के लिए भी। समटाइम्स मैन मार्च्ड इन आर्मीज कंकरिंग अदर्स लैंड्स। कई बार वो अपनी एक आर्मी बना के और दूसरे लोगों की ज़मीन को भी जीत लेते थे। बिसाइड्स मर्चेंट्स ट्रेवल्ड विद कारवान्स और शिप्स कैरिंग वैल्यूएबल गुड्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। इनके अलावा जो बिजनेस लोग थे, जो व्यापारी लोग थे, वो कारवान बने ग्रुप्स में ट्रैवल करते थे और शिप्स में भी अपने सामान ले जाते थे और जो कीमती चीज़ें हैं, वैल्यूएबल गुड्स, एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते थे। एंड रिलीजियस टीचर्स वॉकड फ्रॉम विलेज टू विलेज, टाउन टू टाउन, स्टॉपिंग टू ऑफर इंस्ट्रक्शन एंड एडवाइस ऑन द वे। फिर कुछ लोग ऐसे थे जो पूजा पाठ करने वाले लोग, रिलीजियस टीचर जो कि लोगों को अच्छी बातें सिखाते थे, तो वो जगह जगह अपने गांव से गांव और दूसरे शहर चलते रहते थे और रुक रुक के लोगों को अच्छी बातें सिखाया करते थे। फाइनली सम पीपल परहैप्स ट्रेवल ड्रिवन बाय ए स्पिरिट ऑफ एडवेंचर, wanting to discover new and exciting places. All these led to the sharing of ideas between people। फिर कुछ लोग ऐसे भी थे जिनको लगता था कि हम कोई नई जगह पे जाएं, नई जगह की तलाश करें, और फिर जब ये लोग नई जगह जाते थे तो लोगों के बीच में अपने अपने आइडियाज़ शेयर होते थे। वाई डू पीपल ट्रैवल नाउ इट इज़? आजकल लोग क्यों सफ़र करते हैं? लुक एट मैप वन वंस मोर। Hills, mountains and seas from the natural frontiers of the subcontinent। तो हमारा जो country है, it is like a subcontinent। So as you can see in this map, we are surrounded by sea for the three sides। So here you can see the Bay of Bengal, Indian Ocean and Arabian Sea। That is why India is known as the subcontinent, यानी कि it is एक छोटा कॉन्टिनेंट है, सब कॉन्टिनेंट, and peninsula also। सब कॉन्टिनेंट। तो हमारा ये बात की गई है, नेचुरल बॉर्डर्स बने हैं, तो इस तरफ से तो नॉर्थ साइड से इफ सी तो हिमालयाज़ ने हमारा बॉर्डर बनाया है और इधर हमारा सी ने और इधर हमारा डेजर्ट ने बॉर्डर बनाया है। While it was difficult to cross these frontiers, those who wanted
could and did scale the mountains and cross the sea. People from across the frontiers also came into subcontinent and settled here. तो इनको पार करना इम्पॉसिबल तो था, लेकिन फिर भी लोग आए, उन्होंने समुद्र पार किए, उन्होंने ये हमारा हिमालय पार किया और इस तरीके से हमारे देश में आए और यहाँ पे सेटल भी हुए. These movements of people enriched our cultural traditions. People have shared new ways of carving stone, composing music, and even cooking food, and over several hundred of years. तो जो लोग ये बाहर से आए, इन्होंने काफ़ी चीज़ें इनसे हमको पता चली. Names of the land. Two of the words we often use for our country are India and Bharat. The word India comes from the Indus, called Sindhu in Sanskrit. Find Iran and Greece in your atlas. The Iranians and the Greeks who came through the northwest about 2500 years ago and were familiar with the Indus called it the Hindos or the Indos. And the land to the east of the river was called India. The name Bharata was used for a group of people who lived in the northwest and who are mentioned in the Rig Veda. The earliest composition in Sanskrit dated to about 3500 years ago. Later it was used for the country. तो अभी बात की गई है यहाँ पे कि इस देश का नाम इंडिया या भारत कैसे पड़ा. तो ईरान एंड ग्रीस के जो लोग थे वो नॉर्थ वेस्ट से सबसे पहले 2500 ईयर्स पहले हमारे यहाँ आए और इस नदी को इंडस बोलते थे. आई को हिंदोस और इंडोस एंड द नेम ऑफ ईस्ट ऑफ रिवर वाज कॉल्ड. और इस जो नदी के पार का इलाका था उसको इंडिया. और जो भारत नाम पड़ा है ये नॉर्थ वेस्ट में कोई लोग रहते थे, ये उनके नाम से पड़ा है भरत. और ऋग्वेद में इनका उल्लेख है और करीब ये ऋग्वेद हमारी अर्लीस्ट जो 4 वेद है हमारे उनमें से सबसे पुराना ऋग्वेद है, जो कि आज से करीब 3500 साल पहले लिखा गया था और बाद में इसी से फिर हमारे देश का नाम भारत पड़ा. फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट. देयर आर सेवरल वेज ऑफ फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट. वन इज टू सर्च फॉर and read books that were written long ago. These are called manuscripts because they were written by hand. This comes from the Latin word manu, meaning hand. These were usually written on palm leaf or on the specially prepared bark of the tree known as the birch, which grows in the Himalayas. Over the years, many manuscripts were eaten away by insects. Some were destroyed, but many have survived. Often preserved in temples and monasteries, these books dealt with all kinds of subjects, religious beliefs and practices. तो अभी हमें पास्ट के बारे में पता कैसे चलेगा ये देखते हैं. बहुत सारे तरीके हैं पास्ट के बारे में पता करने के. तो इनमें से सबसे पहला है मैन्यूस्क्रिप्ट्स. मैन्यूस्क्रिप्ट्स ऐसे डॉक्यूमेंट्स जो हैंड रिटन है, हाथ से लिखे जाते थे और नॉर्मली इनको पाम लीफ, पाम एक ट्री है उसकी पत्तियों पे लिखते थे, या फिर एक ट्री उगता है हमारे हिमालयाज में हायर एल्टीट्यूड पे, उसकी जो छाल होती है उस पे भी इसको लिखा जाता था. तो काफ़ी टाइम से कुछ तो हमारी डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं, कुछ को दीमक ने खा लिया, लेकिन कुछ अभी भी हमारे मंदिरों में रखी हुई हैं सुरक्षित और बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज वगैरह में. These books dealt with all kinds of subjects, religious beliefs and practices, the lives of kings, medicines and science. तो इन बुक से हमको पता चलता है उस टाइम के रिलीजियस बिलीफ्स क्या थे, धार्मिक जो विश्वास थे लोगों के, क्या क्या करते थे लोग, और राजाओं का जीवन कैसा था, दवाइयों के बारे में और थोड़ा साइंस के बारे में पता चलता है. Besides, there were epics, poems, plays. इनके अलावा हमारे कुछ महाकाव्य हैं, रामायण महाभारत. उसके अलावा कुछ हमारी कविताएं हैं और हमारे कुछ नाटक हैं. Many of these were written in Sanskrit, others were in Prakrit, language used by ordinary people, and Tamil. तो इनमें से कुछ संस्कृत में लिखे हुए हैं, कुछ प्राकृत में जो हम लोगों की भाषा थी, और कुछ तमिल भाषा में है. We can also study inscriptions. These are writings on relatively hard surfaces such as stone or metal.
तो इंस्क्रिप्शन से भी हमको पुराने समय की जानकारी मिलती है, जिनको या तो पत्थरों पे लिखते थे या फिर मेटल पे लिखा जाता था। समटाइम्स किंग्स गॉट देयर ऑर्डर्स इंस्क्राइब्ड सो दैट पीपल कुड सी, रीड एंड ओबे देम। कई बार राजा लोग अपने जो ऑर्डर थे उनको पत्थरों पे कहीं ऐसी जगह बड़े बड़े उस पर लिखवा देते थे ताकि लोग उसको पढ़ें और उसका पालन करें। There are other kinds of inscriptions as well, where men and women, including kings and queens, recorded what they did. For example, kings often kept records of victories in battle. तो कुछ ऐसे भी इंस्क्रिप्शंस हैं जिनमें राजा लोग जो उन्होंने काम किए वो लिखवा दिया करते थे, क्या उन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी वो भी लिखवाया करते थे। कैन यू थिंक ऑफ द एडवांटेज ऑफ राइटिंग ऑन ए हार्ड सरफेस एंड व्हाट कुड हैव बीन द डिफिकल्टीज। तो ये भी हम देख सकते हैं कि हार्ड सरफेस पे लिखने के क्या फ़ायदे हैं और लिखने के लिए कितनी दिक्कत हुई होगी। तो फ़ायदा तो यही है कि वो परमानेंट हो जाएगा, कहीं लिखा हुआ जाएगा नहीं, लेकिन लिखना बहुत डिफ़िकल्ट वाला काम था। देयर वर मैनी अदर थिंग्स दैट वर मेड एंड यूज्ड इन द पास्ट। दोज हु स्टडी दीज ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड आर्कियोलॉजिस्ट्स। फिर पुराने समय में बहुत सारी चीज़ें आज हमें मिलती हैं, खुदाई में मिल जाती हैं, जैसे कुछ सिक्के मिल जाते हैं, बर्तन मिल जाते हैं, ज्वेलरी आइटम मिलते हैं। तो इनको देख के बताने का जो काम करते हैं कि भाई हाउ ओल्ड दे आर, कितने पुराने हैं, उनको बोलते हैं आर्कियोलॉजिस्ट्स। दे स्टडी द रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग्स मेड ऑफ स्टोन एंड ब्रिक, पेंटिंग एंड स्कल्पचर्स। दे ऑल्सो एक्सप्लोर एंड एक्सकेवेट, डिग अंडर द सर्फेस ऑफ अर्थ टू फाइंड टूल्स, वेपन्स, पॉट्स, पेन्स, ऑर्नामेंट्स एंड कॉइन्स। तो कहीं अगर कुछ चीज़ खोदनी है, कुछ हमें नई चीज़ की तलाश करनी है, तो ये लोग खुदाई करते हैं जहाँ से इनको उस टाइम में लोग क्या यूज़ करते थे वो चीज़ मिल जाए। जैसे कि कुछ टूल्स, काम करने के लिए कुछ हमारे पास टूल्स होते हैं, कुछ हथियार उस ज़माने के, वेपन्स, कुछ बर्तन और खाना बनाने के कुछ ऑर्नामेंट्स जो कि लेडीज़ लोग पहनती होंगी, और कुछ सिक्के, कॉइन्स। Some of these objects may be made of stone, other of bone, baked clay or metal. तो या तो ये किसी पत्थर के हो सकते थे, या हड्डियों के बने हुए होते थे, या फिर पकाई हुई मिट्टी के होते थे, और या किसी मेटल के जैसे आयरन, लोहा वगैरह हो सकते हैं। Objects that are made of hard, imperishable substances usually survive for a long time. तो जो मेटल की चीज़ है, लोहे वगैरह की चीज़ है, तो वो बची रहती थी, मतलब ख़राब होने से बच जाती थी, तो मिल जाती थी। अभी ये एक फ़ोटो है, आपकी बुक में दिखाया गया है यहाँ पे, एन ओल्ड इंस्क्रिप्शन। दिस इंस्क्रिप्शन डेट्स टू अबाउट 2250 years ago and was found in Kandahar, present day Afghanistan. It was inscribed on the orders of ruler named Ashoka. You will read about him in chapter 8. When we write anything, we use a script. Script consists of letters or signs. When we read what is written or speak, we use a language. This inscription was inscribed in two different scripts and languages, Greek top and Aramaic below, which were used in this area. तो अभी एक इंस्क्रिप्शन की बात की है जो कि करीब आज से 2250 साल पहले लिखी गई थी, और कंधार एक जगह है अभी अफ़गानिस्तान में जहाँ ये मिला है। और अशोक एक हमारे इन भारत के किंग थे, राजा थे अशोक, उनके टाइम की ये लिखी हुई है, और ये दो भाषाओं में है, जो कि ग्रीक और आरमाइक, जो कि उस इलाके में उस समय चलती थी। तो ऐसी एक इंस्क्रिप्शन हमारे उत्तराखंड में कालसी नाम की जगह है, वहाँ रॉक एडिक्ट एक चट्टान है, पत्थर, उस पर लिखा हुआ है। तो ये कभी आप इस साइड आएंगे तो देख सकते हैं। Archaeologists also look for bones of animals, birds and fish to find out what people ate in the past. तो आर्कियोलॉजिस्ट जो लोग होते हैं वो पुराने टाइम की हड्डियाँ भी ढूंढते हैं, जानवरों की मिल जाएं, बर्ड्स की मिल जाएं, फिश की मिल जाएं, और ये भी देखने के लिए कि लोग उस समय क्या खाते थे। Plant remains survive far more rarely. If seeds of grain or pieces of wood have been burned, they survive in a charred form. Do you think cloth is found frequently by archaeologists? अब इन्होंने बात की है कि जो प्लांट्स थे उस टाइम के वो तो बहुत मुश्किल ही बचते थे, और कुछ जो उस ज़माने के जो सीड्स थे अनाज के या लकड़ी के जो पीसेस थे,
जल जाया करते थे और जली हुई फॉर्म में वो मिलते थे। लेकिन क्या उस टाइम पे कपड़ा मिलता होगा? तो कपड़े का नॉलेज उस टाइम होगा या नहीं होगा, आगे पता चलेगा हमको। तो यहाँ अभी फोटो में दिखाया है अ पोर्ट फ्रॉम एन ओल्ड सिटी। पोर्ट्स लाइक दीज वर यूज्ड अबाउट 4700 years ago. Right, an old silver coin such as the one used from about 2500 years ago. तो यहाँ एक कॉइन भी दिखाई गई है और एक पोर्ट। तो पोर्ट तो बहुत पुराना है, 4700 years ओल्ड, और जो एक कॉइन है 2500 years ago। वन पास्ट और मैनी, ये भी बात की गई है। Did you notice the title of this book, Our Pasts? We have used the word past in plural to draw attention to the fact that the past was different for different groups of people. For example, the lives of herders or farmers were different from those of kings and queens. The lives of merchants were different from those of craftspersons, and so on. Also, as is true even today, people followed different practices and customs in different parts of the country. तो अलग अलग पास्ट थे लोगों के, अलग अलग पास्ट की बात की गई है। तो देयर वर मैनी पास्ट दे हैव स्पोक अबाउट। फॉर एग्जांपल, टुडे मोस्ट पीपल लिविंग इन अंडमान आइलैंड गेट देयर ओन फूड बाय फिशिंग, हंटिंग एंड कलेक्टिंग फॉरेस्ट प्रोड्यूस। तो जो अंडमान में लोग रहते हैं, अभी भी ऐसे लोग हैं जो अपना जो फूड है वो शिकार करके और जंगलों से ही लेते हैं। बाई कंट्रास्ट, मोस्ट पीपल लिविंग इन सिटीज़ डिपेंड ऑन अदर्स फॉर सप्लाईज ऑफ फूड। लेकिन जो हम सिटी में लोग रहते हैं वो अभी हमको मार्केट से खरीदना पड़ता है। डिफरेंसेस सच आर दीज एग्जिस्टेड इन द पास्ट एज वेल। तो ऐसा पहले भी होता था। Besides, there is another kind of difference. We know a great deal about kings and the battles they fought because they kept records of their victories. Generally, ordinary people such as hunters, fishing folk, gatherers, farmers, or herders did not keep records of what they did. While archaeology helps us to find out about their lives, there is much that remains unknown. तो कुछ तो राजा लोग थे जिन्होंने कोई लड़ाइयाँ लड़ी, उनके बारे में तो हमको मालूम है क्योंकि वो अपने जीत का रिकॉर्ड रखते थे। लेकिन जो आम आदमी है, जैसे कोई शिकारी है, जो मछली मारने वाले लोग थे, जो घूम घूम के चीज़ें इकट्ठा करते थे, किसान थे, हर्डर्स थे, उनका कोई रिकॉर्ड नहीं है, ना उनके बारे में ज़्यादा हमको जानकारी मिलती। What do dates mean? If somebody asks you the date, you will probably mention the day, month, and year 2000 and something. These years are counted from the date generally assigned to the birth of Jesus Christ, the founder of Christianity. So, 2000 means 2000 years after the birth of Christ. All dates before the birth of Christ are counted backwards and usually have the letters BC before Christ added on. In this book, we will refer to dates going back from the past using 2000 as our starting point. तो डेट्स के बारे में बताया गया है कि डेट्स किस तरीके से हम करते हैं। तो अभी अगर 2021 चल रहा है, तो जीसस क्राइस्ट जो थे, जिनको क्रिश्चियनिटी एक रिलीजन है उसके जिन्होंने चलाया था, उनके जन्म को 2021 ईयर्स हो चुके हैं। तो उनके जन्म के बाद का जो टाइम है ये है, और उनके जन्म से पहले क्या हुआ था उसको लिखने के लिए हम बिफोर क्राइस्ट लिखते हैं। तो लेटर्स विद डेट्स, BC we have seen stands for before Christ. You will sometimes find AD before dates. This stands for two Latin words. Anno Domini means in the year of the Lord. क्राइस्ट के लिए यूज़ किया गया है। सो 2012 कैन ऑल्सो बी रिटन एज AD 2012, बुक में लिखा है आपकी ये। तो BC तो बिफोर क्राइस्ट हो गया, और AD भी लिखा हुआ मिलता है जो कि उनकी बर्थ के बाद का टाइम है। तो अभी जैसे 2021 चल रहा है तो हम इसको लिख सकते हैं 2021 AD एंड नो डोमिनी। Sometimes CE is used instead of AD and BCE used instead of BC. तो ये CE और BCE भी लिखने का चलन है। The letter CE stands for Common Era and BCE before Common Era.
We use these Latin terms because the Christian era is now used in most countries of the world. In India, we began using this form of dating from about 200 years ago, and sometimes the letter BP means before present are used. The find two dates mentioned on page 3 which set of letters do you use for them. तो इस तरीके से बताया गया है कि डेट्स लिखने का क्या तरीका है। बीसी और एडी का आपको मालूम पड़ा है कि क्यों लिखते हैं। Elsewhere, we have seen that inscriptions are inscribed on hard surfaces. Many of these were inscribed several hundreds of years ago. All inscriptions contain both scripts and languages. Languages which are used as well as scripts have changed over the time. So how do scholars understand what was inscribed? This can be done through a process known as decipherment. तो डेसिफेरामेंट एक प्रोसेस है जिससे हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि किस साइन या किस लैंग्वेज में लिखे हुए का मीनिंग क्या होता था। तो ये कुछ एग्जांपल दिए हैं यहाँ पे नीचे। वन ऑफ द मोस्ट फेमस स्टोरीज ऑफ डेसिफरमेंट comes from Egypt, a country in North Africa where there were king and queens about 4,000 years ago. तो डेसिफरमेंट का वहाँ से एक बात पता चली है, जहाँ इजिप्ट में एक कंट्री है जो 5,000 साल पहले राजा लोग रहते थे। रोसेटा इज ए टाउन ऑन द नॉर्थ कोस्ट ऑफ इजिप्ट एंड हियर एन इंस्क्राइब्ड स्टोन वाज फाउंड which contained inscriptions in 3 different languages and scripts, Greek and 2 forms of Egyptian. Scholars who could read Greek figured out that the names of kings and queens were enclosed in a little frame called Korshu. They then placed the Greek and the Egyptian signs side by side and identified the sounds for which the Egyptian letters stood. As you can see, a lion stands for L and a bird for A. Once they knew what the letters stood for, they could read other inscriptions as well. तो इन्होंने बात की है कि इजिप्ट में जो मिली थी एक पुरानी लिखावट, उसको कैसे इन्होंने ढूंढा और किस तरीके से मेकअप किया कि इसका क्या मीनिंग हो सकता है।